तो ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर गॉड्स इंसानों को नष्ट करके एक नई दुनिया बनाना चाहते थे, लेकिन इंसानों ने अपने वजूद को बचाने के लिए गॉड से लड़ने का फैसला किया, जिसके लिए इंसानों ने पूरी इंसानों की जाति में से 13 इंसानों को चुना, जो इंसानों के वजूद को बचाने के लिए गॉड्स को लड़ाई के लिए लड़काड़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। हमारा एक और सेकंड यूट्यूब चैनल है जो कि हमारा बैकअप चैनल है, और उस पर भी हम नए नए एनिमीज़ को कवर करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग उस चैनल पर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग कभी बिछड़ ना पाएँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर 1000 सालों में गॉड्स वैलहैला में इंसानियत की किस्मत का फैसला करने के लिए इकट्ठा होते हैं, और ऐसे ही एक मीटिंग में वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि इंसानियत को ज़िंदा रहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने धरती को लगभग ख़त्म ही कर दिया था और धरती की सारी ज़मीन और समुंदर को तबाह कर दिया था, जिस पर वो सभी गॉड इंसानियत को ख़त्म करने के लिए वोट करते हैं। पर जब यह नियम पास होने ही वाला होता है, तब 13 वैलकायरी में से एक डेमी गॉड जिसका नाम हिल्डे होता है, उसके पास गॉड्स के लिए एक ऑफ़र होता है, और वो गॉड से कहती है कि उन्हें इस मामले को दूसरे तरीके से सुलझाना चाहिए, और उनके सामने रैग्नारोक का प्रस्ताव रखती है, जिसमें एक 1-on-1 बैटल होगी ह्यूमंस और गॉड्स के बीच, जिसमें दोनों साइड अपने 13 सबसे शक्तिशाली चैंपियंस को चुनेंगे, और अगर इंसानियत 7 राउंड जीत जाती है तो गॉड्स को इंसानों को ख़त्म करने का फैसला अगले 1000 सालों तक टालना होगा। इस बात पर सभी गॉड्स को बहुत ज़्यादा हंसी आने लग जाती है, क्योंकि उनका मानना था कि वह इंसानों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और इसी वजह से वो इस बात पर मान जाते हैं। और क्योंकि यह हिल्डा का आइडिया था, इसलिए गॉड्स उसे इंसानों का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं और उसे इंसानियत के लिए उनके सबसे 13 ताकतवर योद्धाओं को चुनने के लिए कहते हैं, और वो इंसानियत के 70 लाख सालों के हिस्ट्री में से किसी भी वॉरियर को चुन सकती थी। जिसके बाद जल्द ही ह्यूमन और गॉड के बीच एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। इस गेम के नियम बहुत ही आसान होते हैं। गॉड और ह्यूमंस आपस में तब तक लड़ेंगे जब तक उनमें से कोई एक मर ना जाए, और गेम के पहले राउंड में गॉड्स की तरफ से थॉर को भेजा जाता है, जो कि गॉड ऑफ थंडर होता है। वो नॉर्थ मैथोलॉजी का सबसे ताकतवर गॉड होता है, और उसको देखने के बाद हिल्डा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है अपने ह्यूमन चैंपियन को लेकर। जिसके बाद वो एक फेमस चाइनीज़ वॉरियर को बुलाती है, जो कि अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं हारा होता है, और उसका नाम लूबू होता है। जिसके बाद रैग्नारोक का पहला राउंड शुरू होता है, और हम देखते हैं कि लूबू और थॉर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उन दोनों के लड़ने का तरीका काफ़ी सिमिलर होता है, और उनको लगता है कि वो अपने दुश्मन को बड़ी ही आसानी से मार देंगे। जिसके बाद लूबू थॉर पर अटैक्स करता है, जिससे थॉर अपने हैमर से रोक लेता है। उसके बाद थॉर अपनी पावर का इस्तेमाल करके लूबू पर अटैक करता है, जिसे लूबू अपने हेलबर्ड का इस्तेमाल करके रोक लेता है। तभी अचानक थॉर अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर देता है और लूबू को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे सभी गॉड्स को लगता है कि थॉर जीत जाएगा। लेकिन तभी लूबू फॉग से बाहर निकलता है और थॉर को घायल कर देता है। यह देखकर सभी गॉड्स चौंक जाते हैं कि आखिर एक इंसानी हथियार किसी गॉड को कैसे चोट पहुंचा सकता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मैच के स्टार्ट होने से पहले जो 13 डेमी गॉड वैलकायरीज थी, वो एक साथ इकट्ठा होकर ह्यूमन चैंपियंस के लिए वेपन्स बनाती है, जिसमें डेमी गॉड्स अपने आप को उन वेपन्स के रूप में बदल लेती हैं, जिससे ह्यूमंस उनको गॉड्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, और उन्हें डिवाइन वेपन कहा जाता है। और लूबू अपनी 4th वैलकायरी जिसका नाम रेंड्रस होता है, उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके पास गॉड्स के आर्मर को तोड़ने की शक्ति होती है। जिसके बाद लूबू डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करके थॉर के हाथ के ग्लव को तोड़ देता है। जिसके बाद वहाँ पर दिल धड़कने जैसी आवाज़ आने लग जाती है, जो कि थॉर के हैमर से आ रही होती है, और थॉर ने ग्लव इसलिए पहने होते हैं ताकि वो अपनी पूरी शक्ति को बाहर आने से रोक सके, ताकि वह खुद से ही अपने हैमर को क्रश न कर दे। जिसके बाद वो अपने ग्लव निकाल देता है
और सीरियस हो जाता है और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके लूबू की तरफ अपना हैमर फेंकता है। लेकिन लूबू उसे डॉज करता है और थॉर पर पलटवार करता है, पर तभी थॉर का हैमर उसके पास वापस आने लग जाता है। पर लूबू फिर से उस हैमर को डॉज कर लेता है, जिसके बाद थॉर अपनी स्किल ग्राड हैमर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इससे सभी गॉड्स काफ़ी चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कि लूबू इस हमले से किसी भी हाल में नहीं बचेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लूबू ने उस अटैक को अपने हाथों से रोक लिया होता है, पर अटैक के बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण लूबू की टांगें टूट जाती है, क्योंकि उसकी ह्यूमन बॉडी इतना प्रेशर नहीं झेल सकती थी। और यही एक कारण है कि ह्यूमंस गॉड्स को क्यों नहीं हरा सकते थे। और इसी समय पर सभी को लग रहा होता है कि इंसानियत हार जाएगी और लूबू भी यही सोच रहा होता है कि तभी अचानक एक लाल रंग का घोड़ा बैटलफील्ड पर आ जाता है और लूबू किसी तरीके से उस घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो थॉर की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको उसने कई दशकों तक प्रैक्टिस करके बनाया था। और इस हमले का नाम स्काई प्रीशियर होता है, जिसके बाद सभी इंसान लूबू को चीयर कर रहे होते हैं। और जब वो अपना आखिरी हमला करने ही वाला होता है कि तभी थॉर लूबू पर अपना हैमर फेंक देता है। और भले ही लूबू कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी वो थॉर से कमज़ोर होता है, जिसके बाद थॉर लूबू को मार देता है और उस मैच को जीत जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि भले ही लूबू हार गया हो, पर वह इस बात से काफ़ी खुश होता है कि उसे एक वर्दी ओपोनेंट से लड़ने का मौका मिला। जिसके बाद लूबू की पूरी आर्मी बैटलफील्ड पर जाने लगती है और गॉड से कहती है कि वो उन्हें मार दे ताकि वो अपने लॉर्ड लूबू के पास जा सके, जिस पर थॉर अपने हैमर का इस्तेमाल करके उन सभी को मार देता है और उनकी इच्छा को पूरी कर देता है। और इस हार के साथ ही इंसानियत अपने अंत के एक और कदम नज़दीक आ जाती है, जिसके बाद हिल्डा, जो कि इंसानियत की रिप्रेजेंटेटिव होती है, वो अगले ह्यूमन चैंपियन को बुलाने का फैसला करती है, जिसके नाम के आगे एक स्पेशल कोड लगा होता है, जो कि दूसरे राउंड में गॉड का सामना करेगा। जब वो मैदान में आता है तब सारी इंसानियत उसे एक झटके में पहचान लेती है और यह बंदा गॉड से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और वो इंसानियत का पहला आदमी और इंसानों को जन्म देने वाला उनका फादर होता है, जिसका ओपोनेंट ऑल गॉड फादर ज्यूस होता है। और इस चीज़ की उम्मीद किसी को नहीं होती है, क्योंकि एडम का ओरिजिनल ओपोनेंट गॉड शिवा था, पर आखिरी समय पर उसको ज्यूस के साथ बदल दिया गया, जिस पर हिल्डा को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती है। जिसके बाद हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहां पर एडम ज्यूस के सामने खड़ा होता है और उसे ज्यूस से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है और ज्यूस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग ऑरा के साथ बैटल फील्ड पर एंटर करता है और अपनी फिजिक्स को बूस्ट कर लेता है। जिसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी रीजिन लीफ, जो कि वेल्कायरी की 7वीं सिस्टर होती है, वो अपने आप को एडम के वेपन में बदल लेती है और उसकी सोल के साथ जुड़ जाती है और सभी लोग एडम के वेपन को देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो नकल डस्टर होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके एडम यूनिवर्स के सबसे पुराने गॉड को हरा सकता था। जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और ज्यूस एडम पर अटैक करना शुरू कर देता है और ज्यूस के अटैक्स लाइट की स्पीड जितने तेज होते हैं, पर एडम उन अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, जिस पर ज्यूस को काफ़ी गुस्सा आता है। जिसके बाद ज्यूस अपनी और ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करता है और मीटियोर जेप्स का हमला एडम पर करता है, पर इसके बावजूद भी एडम बड़ी आसानी से उनको डॉज कर लेता है। जिसके बाद एडम उसी मूव का इस्तेमाल करते हुए ज्यूस पर अटैक करता है और वह ऐसा अपनी स्पेशल एबिलिटी के कारण कर पाता है, जिसे आई ऑफ द लॉर्ड कहते हैं, क्योंकि गॉड्स ने एडम को बिल्कुल गॉड की तरह बनाया होता है, जिस वजह से एडम गॉड्स के मूव को उनके खिलाफ यूज कर सकता है। और हम देखते हैं कि एडम धीरे धीरे यह मैच जीत रहा होता है और ज्यूस को बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी अचानक ज्यूस अपने अटैक को बदल देता है और अपने लातों का इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन एडम इससे भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उसी मूव का इस्तेमाल करके ज्यूस को ज़मीन पर गिरा देता है और इससे ज्यूस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है
और वो अपना फाइनल अटैक करता है, जो कि उसने अपने फादर से सीखा था जब वो छोटा था, जो कि समय को पूरी तरह से रोक देता है। और हम देखते हैं कि सब कुछ रुक जाता है और ज्यूस की यह शक्ति समय के सारे नियमों को तोड़ रही होती है, जिसके बाद ज्यूस एडम पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उल्टा ज्यूस ही जमीन पर पड़ा होता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि एडम की डिवाइन डिफ्लेक्शन पावर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और सभी को लगता है कि एडम यह राउंड जीत चुका है और सभी इंसान जीत का जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन तभी ज्यूस उठ खड़ा होता है और काफ़ी गुस्से में होता है और वो अपनी फाइनल फॉर्म में आने लगता है, जिसे उसने कई लाखों सालों पहले इस्तेमाल किया था और अब किसी ने दोबारा उसे यह फॉर्म इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। इस फॉर्म का नाम एडमास होता है, लेकिन ज्यूस इस फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ 12 मिनट के लिए ही कर सकता था, जिसके बाद ज्यूस लगातार एडम पर अटैक करने लग जाता है, जिस पर एडम अपनी आइज ऑफ लॉर्ड का इस्तेमाल करके ज्यूस के सारे अटैक कॉपी कर कर उस पर हमला करने लग जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि एडम जीत जाएगा। लेकिन एडम की आंख धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगती है, क्योंकि वह अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है और ज्यूस का हर हमला उस फॉर्म में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन इस फॉर्म में उसकी बॉडी डैमेज हो रही होती है, जिस वजह से वो अपनी लिमिट पर पहुंच रहा होता है और लोकी, जो कि ये मैच देख रहा होता है, वो समझ जाता है कि यह मैच सहन शक्ति का है और जो भी पहले थकेगा वो ये मैच हार जाएगा। और हम देखते हैं कि एडम ज्यूस को एक घूंसा मारता है, पर इसी के साथ एडम की आई की शक्ति भी चली जाती है और वो अंधा हो जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ज्यूस एडम पर लगातार हमला करने लग जाता है, जिस पर एडम उन सब से बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी ज्यूस उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसे देखकर पूरी इंसानियत अपनी उम्मीद खो चुकी होती है। लेकिन तभी एक आवाज़ एडम को आखिरी बार बुलाती है, जिसे सुनकर एडम में दोबारा जोश आ जाता है और वो इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है। और उसके सभी बच्चे यह देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं, जिसके बाद एडम और ज्यूस एक दूसरे पर लगातार हमला करने लग जाते हैं। तभी एडम ज्यूस को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। लेकिन एडम अभी अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है, जिससे सभी को लगता है कि एडम जीत गया है। पर सभी को पता चलता है कि असल में एडम मर चुका है और वो तभी मर चुका था जब वो अंधा हो गया था। लेकिन तब भी उसकी जिद की वजह से उसकी बॉडी लड़ती रही ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके, जिसके बाद ज्यूस को विनर घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद सेकेंड राउंड खत्म हो जाता है और इन दो मैचेस में इंसानियत ने 2 ह्यूमन और 2 वेल्काइरिस को खो दिया होता है और इंसानों को यह तीसरा राउंड जीतना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हिल्डा को पता चलता है कि अगले राउंड के लिए गॉड्स की तरफ से पोसाइडन लड़ने आ रहा है, जो कि ज्यूस का भाई होता है और वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम होता है, जो कि समुद्रों पर राज करता है। जिस पर हिल्डा सोचने लगती है कि वो किस इंसान को अगले राउंड के लिए भेजे। तभी एक आदमी हिल्डा से मिलने आता है और वो हिल्डा से कहता है कि वो अगले राउंड में इंसानियत को रिप्रेजेंट करना चाहता है और उसका नाम सासाकी काज़ीरो होता है, जिसको हिस्ट्री का सबसे बड़ा लूज़र कहा जाता है और उसने अपने आखिरी समय में भी दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनने का रास्ता नहीं छोड़ा था। और जब सासाकी मैच में अपनी तलवार निकालता है, तब सभी इंसानों को यह पता चलता है कि सासाकी स्वॉर्डमैनशिप के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है और अब वह दुनिया का सबसे नंबर 1 स्वॉर्डमैन है। जिसके बाद वो मैच स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों अपनी जगह पर शांति से खड़े होते हैं और सासाकी ने मनोहर नाम का डिवाइन वेपन उठा रखा होता है, जो कि वेल्कायरी की सेकंड सिस्टर वुलोन की सोल से बनी होती है। और हम देखते हैं कि पोसाइडन सासाकी की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो अपने आप को सासाकी से बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहा होता है और वो तो ये भी मान रहा होता है कि वो वहाँ पर मौजूद यूनिवर्स के सभी गॉडों से भी ऊपर है। जिसके बाद वहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, क्योंकि वो दोनों सिर्फ वहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन गॉड्स को पूरा मामला समझ में आ रहा होता है और हम देखते हैं कि असल में सासाकी पोसाइडन से लड़ रहा होता है,
लेकिन अपने दिमाग के अंदर। और हम देखते हैं कि वो अपने दिमाग में पोसाइडन से 18 बार हार चुका होता है। और यह ससाकी की एक टेक्निक होती है जिसका नाम 1000 इमेज ऑफ डिफेंस होता है, जिसमें वो अपने एनिमी की एक झलक अपने दिमाग में क्रिएट करता है और उस पर अलग अलग तरीके से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसने लड़ाई में पहला वार किया तो पोसाइडन उसे उसी समय मार देगा। और ससाकी समझ जाता है कि वो चाहे कैसा भी हमला करे वो हार ही जाएगा। और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बाद ससाकी डिसाइड करता है कि वो पहले हमला करेगा और वह लॉ ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल करते हुए पोसाइडन पर हमला करता है। पर इस अटैक से वो अपनी तलवार वापस नहीं मोड़ सकता था और उसी समय का फ़ायदा उठाकर पोसाइडन उसे मार सकता था। लेकिन ससाकी अपनी सुमेन कीची स्किल का इस्तेमाल करके तलवार मोड़कर पोसाइडन को घायल कर देता है। और यह पहली बार था जब पोसाइडन ने किसी इंसान की आंखों में आंखें डालकर देखा हो। जिसके बाद वो ससाकी की ओर बढ़ने लगता है और उस पर एक साथ बहुत सारे अटैक करने लगता है। पर ससाकी उन अटैक्स को बड़ी ही आसानी से मोड़ देता है और वो ऐसा इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि वो अपने 1000 इमेज ऑफ डिफेंस का इस्तेमाल अपने दिमाग के अंदर कर रहा होता है। तो उसे पहले ही पता होता है कि पोसाइडन उस पर कौन सा वार करने वाला है। जिसके बाद पोसाइडन सीरियस होने लगता है और ससाकी पर बहुत तेज़ी से एक अटैक करता है और उसे घायल कर देता है और उसे चिढ़ाते हुए हंसता है और कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम मेरे मूव को पहले ही देख सकते हो, अब क्या हो गया। जिसके बाद पोसाइडन ससाकी पर एम्परर टाइडल वेव का अटैक करता है, पर ससाकी उस अटैक को रोक पा रहा होता है। और यह देखकर सारे गॉड काफ़ी शॉक होते हैं कि ससाकी का डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है और आखिर एक इंसान का डिफेंस गॉड लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। और हम देखते हैं कि ससाकी पोसाइडन के सारे अटैकों को रोक रहा होता है और फिर उस पर काउंटर अटैक करना शुरू करता है और उस पर अपनी तलवार से एक स्लैश मारता है, पर पोसाइडन उसे डॉज कर लेता है। जिस पर ससाकी अपनी स्वॉर्ड को उल्टा पकड़कर पोसाइडन पर अटैक करता है, जो कि उसकी एक हिडन टेक्निक होती है। पर पोसाइडन के सामने यह किसी काम की नहीं आती और वह उसकी स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। यह देखकर सभी इंसानों को लगता है कि ससाकी भी हार जाएगा। तभी हमें ससाकी के पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां पर वो अपने आखिरी दुश्मन से लड़ रहा होता है, जिसका नाम मिसाची मियामोटो होता है और वो एक लेजेंडरी स्वॉर्डमैन होता है। और ससाकी उसके साथ ट्रेनिंग करके वर्ल्ड का नंबर 1 स्वॉर्डमैन बनना चाहता था और वह ज़िंदगी में पहली बार किसी बैटल को जीतने के लिए लड़ने की सोचता है और वो उस टूटी हुई तलवार को वापस ठीक करता है, जिससे उसके पास 2 स्वॉर्ड्स हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपनी नई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जितना कुछ भी उसने सीखा होता है उस सब के साथ पोसाइडन से लड़ता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है। और ये पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ होता है कि किसी इंसान ने अपनी ताकत से गॉड ऑफ सीज को हरा दिया होता है। जिसके बाद ये सीज़न यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों से मैं एक वादा करता हूं कि इसका जब नया सीज़न आएगा मैं उसको ज़रूर कवर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।